प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय वेलकम टू फिल ऑफ फॉर्म यूट्यूब चैनल। सभी का यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। ठीक है, नमः संस्कृताय सभी को। अनामिका जी गुड आफ्टरनून, अनु जी नमः संस्कृताय। फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाओ क्योंकि ये क्लास बार बार नहीं होने वाली है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आपको अगर मिस कर लोगे तो काफ़ी क्वेश्चंस रॉन्ग हो सकते हैं। तो आप सभी को ज्वाइन हो जाना है टाइम टू टाइम। ठीक है, देन हमारी जो क्लासेस हैं, हमारा जो टॉपिक है वो सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड होता है। सीटेट बैच है, केवीएस है, एनवीएस है, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, नेट, जीआरएफ 2022 एग्जामिनेशंस। 2022 एग्जामिनेशन में जितनी भी एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड हमारी क्लास होती है। तो सभी को ही बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि मुझे काफ़ी बार मैं रोज़ रोज़ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी बार बच्चों की यही कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमें ये नेट जीआरएफ में काम आएगी नहीं आएगी, मैम हमें ये इसके लिए होगी नहीं होगी, मैम सीटेट के लिए क्या ये सिलेबस है, मैम पीजीटी टीजीटी की क्या है। तो मैं आप सभी को डेली बताती भी हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये क्लास तो जो ये टॉपिक है वो ये एग्ज़ाम्स में तो नहीं है, ये टॉपिक है ये तो वहाँ पे नहीं है। बट हम जो क्लासेस कर रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के रिलेटेड होती है। ठीक है, क्योंकि और अभी का जो कंटेंट है वो बिल्कुल नेट जीआरएफ के ऊपर ही होगा क्योंकि हमने एक बैच करवा ली थी जो 6 PM हमारा टाइम था। तो उसके रिलेटेड हम ये क्लासेस कराते हैं क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं नेट के लिए। तो नेट के बच्चों की थोड़ी प्रिपरेशंस भी ज़्यादा हो जाए और उनकी जो प्रिपरेशंस है उसमें अगर कोई कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लास नंबर हमारी है 24 एंड बिल्कुल जनरल क्लास रहने वाली है, वो पर्टिकुलर किसी एक बैच के लिए नहीं होगी। ठीक है, आप सभी को पता ही है हमारी जो ग्रुप्स हैं कौन कौन से हैं। तो फिल द फॉर्म टीजीटी पीजीटी का है एंड फिल द फॉर्म जॉब अपडेट के लिए है। ठीक है, नमः संस्कृताय सिताक्षी जी नमः संस्कृताय। तो ये जो ग्रुप्स है वो पेपर 1 के लिए बिल्कुल जनरल ग्रुप हैं और पेपर 2 के लिए मैं आपको बताती हूँ कौन से ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर लो एंड ये हमारे एप्लीकेशन है जिसमें आपको सभी तरह की जो नोट्स हैं, जो मॉक टेस्ट हैं वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और आपको पेपर 2 के लिए कौन से ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो ये जो ग्रुप्स हैं हमारे पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो आप इसके ज्वाइन करोगे संस्कृत फिल द फॉर्म। उसमें आपको सभी तरीके की जो लिंक्स होगी, कोई अपडेट होगी क्लास के रिलेटेड, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये आपको संस्कृत बाय नीतू जो ग्रुप्स हैं उसमें आप अगर ज्वाइन करोगे तो आप उसमें अलाउ किए हुए हैं तो आप वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो कि आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो अपना जो डाउट्स क्लियर करना है या कोई आपको कोई तरीके की आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट में रह सकते हो। ठीक है, और ये मेरी पर्सनल यूट्यूब चैनल है, उसमें आपको डेली के डेली मोटिवेशनल के वीडियो मिलने वाले हैं और सभी स्टूडेंट ने जिन्हें सब्सक्राइब किया हुआ है उनको तो मिल ही रहे हैं। बट जो भी स्टूडेंट हैं हमारे वो सभी ये ग्रुप्स जो ये हैं उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगर नहीं ज्वाइन हो पा रहे हो तो ये क्लास में
ये क्लास में कमेंट, क्लास के बाद जब आप कमेंट करो फीडबैक के लिए, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर लेना, तो मैं आपको वहाँ पर जो कमेंट है उसका आंसर दूंगी। तो आप वही, मेरा जो नाम है डॉक्टर निधु चौधरी, वहाँ पे क्लिक करोगे तो डायरेक्ट हमारी जो चैनल है वहाँ पर चले जाओगे। ठीक है, फिर आप सब्सक्राइब कर लेना। ओके, इज दैट क्लियर सभी स्टूडेंट्स को? जो संस्कृत का जो पेपर है वो अभी नहीं है, क्योंकि जो 21, 22 एंड 23 की जो डेट है उसकी जो डेट शीट थी वो आ गई है। उसमें हमारा सब्जेक्ट और कोड नहीं है, तो हमारी जो एग्ज़ाम्स थे वो बाद में होने वाली है। ठीक है, जब डेट शीट आ जाएगी तब हम आपको बता देंगे। ठीक है, और ये पीजीटी टीजीटी का जो क्लास का अपडेट है कि जो क्लासेस का टाइमिंग है वो क्या रहेगा, तो 8 AM आपका जीके की क्लास लगेगी। फिर एसएसटी सेकंड पेपर के लिए है, मैथ आपकी फर्स्ट पेपर के लिए होगी, जीके होगा। फिर हमें पेपर 2 संस्कृत लेना है, सीडीपी लेना है, रीजनिंग लेना है। ठीक है, इतनी क्लासेस आपको पीजीटी टीजीटी के लिए लेनी है। और मैं आपको बता दूं कि जो पीजीटी टीजीटी का जो सिलेबस है बहुत ही इजी है, कि हिंदी में बोलते हैं कि ये ऐसा होता है को संस्कृत में क्या बोलते हैं, तो अस्ति। ठीक है, ऐसा जो बेसिक है वो ही पीजीटी टीजीटी में आता है, तो हमें उतनी आसान क्लास नहीं करनी है, इसीलिए थोड़ा हार्ड क्लास हम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो तो बेसिक है, क्योंकि आपको पता ही होता है। ठीक है, फिर ये सीटेड बैच है। सीटेड बैच में क्या क्या क्लास आपको लेनी है, तो मैथ लेना है और संस्कृत लेना है और सीडीपी एंड रीजनिंग। इतनी क्लास आपको सीटेड बैच के लिए लेनी है। ओके, ये क्लासेस आपको सीटेड बैच के लिए लेनी है। ओके, फिर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो, और जल्दी से जल्दी बता दो कि आपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर ली कि नहीं कर ली, क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं उन तक हमारी क्लासेस नहीं पहुंच रही हैं। अगर उन तक पहुंच जाएगी और उनकी प्रिपरेशन अच्छे से होंगी तो आपको ही उसका जो क्या बोलते हैं पुण्य जो है वो आपको मिलने वाला है। तो प्लीज़ किसी के जो उस किसी का जो रिजल्ट आए उसमें आप पुण्य का जो कोई काम है वो कर लो, उन तक ये वीडियो पहुंचा दो। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो पहले तो, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब की कर लो और शेयर कर लो अपने अपने ग्रुप्स में। ठीक है, कर ली सभी ने? बताओ मुझे किस किसने कर लिया। चलो रेडी हो आज की क्लास के लिए? लेट्स स्टार्ट। क्या करें हम स्टार्ट? आज के क्लास के लिए भी प्रिपेयर हो आज? आज की क्लास अगर किसी ने नहीं देखी तो समझो उसके 2-3 जो नंबर आने वाले हैं क्वेश्चंस के वो कट जाएंगे, क्योंकि जो अभिलेख शिलालेख हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो डोंट मिस इट। ओके,
पहले मुझे कल क्या हमने पढ़ा था, मुझे कौन रिमाइंड कराएगा? फटाफट से एक बार रिमाइंड करा लो कि हमने कल ये पढ़ा था, ये पढ़ा था और ये पढ़ा था। ठीक है, कल हमने अभिलेख शिलालेख के जो 1 to 7 क्वेश्चन थे वो क्लियर किए थे, जो बिल्कुल बेसिक थे। सॉरी नेटवर्क नहीं था। अच्छा, नेटवर्क इश्यू है क्या सभी को है? आज की जो क्लास है वो अभिलेख की जानकारी के बारे में है। क्या अंतर है? यस, हमने वो भी पढ़ा था, क्या अंतर है। तो देखते हैं अभिलेख। अभिलेख किसे बोलते हैं? तो अभिलेख वो होता है कि जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। ठीक है, अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख वो है कि जो पत्थर हैं, धातु हैं, उस पर अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल से इनका उपयोग हो रहा है। ठीक है, ये जो अभिलेख है उसका उपयोग बहुत ही प्राचीन काल से हो रहा है। ओके, शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग इन्हें देखें और पढ़ सके और पालन कर सके। जब शासन काल यानी जो राजा महाराजा थे वो लोग अपना जो आदेश है वो सब यहाँ पे जो अभिलेख है उस पर उत्कीर्ण करवाते थे, क्योंकि वहां पर लोग देखे, अच्छे से देख सके, पढ़ सके और उसका पालन कर सके। ठीक है, उसके बाद है आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। अभी जो है वहां पर भी, अभी का जो टाइम है उसमें भी जो अभिलेख है उसका उपयोग बहुत हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है परिभाषा और सीमा। परिभाषा और सीमा क्या है तो वो देखते हैं, पर उसके पहले ये आपको क्लियर है कि नहीं ये बताओ मुझे। फटाफट से मैसेज करो तो हम मैसेज देखकर फिर आगे चलते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक भी हमें चाहिए कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि हम दोबारा से समझा दें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। यस मैम, ओके, देन आगे चलते हैं। परिभाषा और सीमा। अभिलेख की परिभाषा और सीमा क्या है? तो किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है, यानी किसी विशेष महत्व के लिए प्रयोजन किया हुआ लेख को अभिलेख कही जाता है। यह सामान्य व्यावहारिक लेखों से भिन्न होता है, यानी जो सामान्य व्यवहार है उससे भिन्न होता है। प्रस्तर धातु अथवा किसी अन्य कठोर और स्थायी पदार्थ पर विज्ञप्ति, प्रचार, स्मृति आदि के लिए उत्कीर्ण लेखों की गणना प्रायः अभिलेख के अंतर्गत होती है। तो धातु अथवा किसी अन्य कठोर जो स्थायी पदार्थ होता है उस पर विज्ञप्ति, प्रचार, स्मृति आदि की उत्कीर्ण लेखों की गणना प्रायः अभिलेख के अंतर्गत होती है। ठीक है, कागज, कपड़े,
पत्ते आदि कोमल पदार्थ पर मसी अथवा अन्य किसी रंग के अंकित लेख हस्तलेख के अंतर्गत आते हैं। हमने कल हस्तलेख के बारे में भी पढ़ा था कि हस्तलेख क्या है, हस्तलेख और अभिलेख में क्या अंतर है, वो भी आपको मैंने कल बताया था। जो क्वेश्चन था बेसिक वो मैंने आपको कल बताया था, ठीक है। ओके तो हस्तलेख और अभिलेख में आपको पता है ना कि अंतर क्या है। तो अभिलेख वो है कि कठोर पदार्थ पर कोई जो पत्थर है उस पर लिखे हुए वो अभिलेख है, चट्टाने पर लिखे हुए वो अभिलेख है। और हस्तलेख कागज, कपड़ा, पत्ता आदि कोमल पदार्थों पर मसी यानी सही से लिखे हुए जो किसी रंग को अंकित लेख है वो है हस्तलेख, ठीक है। कड़े पत्तों, ताड़पत्री आदि पर लोह शलाका से लचित लेख अभिलेख तथा हस्तलेख के बीच में रखे जा सकते, यानी कड़े पत्तों जो हैं वो ताड़पत्र आदि पर लोह शलाका से खचित लेख को अभिलेख और हस्तलेख के बीच में रखा जाता है, ठीक है। हस्तलेख अलग है, अभिलेख अलग है, और जो लोह शलाका से लिखा हुआ जो लेख है वो बीच में है, वो दोनों के बीच में, ओके। मिट्टी की तख्तियां तथा बर्तनों और दीवारों पर उत्खचित लेख अभिलेख की सीमा में आते हैं। मिट्टी का जो तख्तियां होती हैं, मिट्टी की तख्तियां होती है तथा बर्तनों और दीवारों पर उत्खचित लेख अभिलेख की सीमा में आते हैं। सामान्यतः किसी अभिलेख की मुख्य पहचान उसका महत्व और उसके माध्यम का स्थायित्व है, ठीक है। प्रणाम शीतल जी, लेट नहीं होना था। अच्छा आपका नेटवर्क इश्यू था, ओके कोई ना, फटाफट से ज्वाइन हो जाओ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मिस कर लोगे तो आपको ही लॉस होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं अभिलेख सामग्री और यांत्रिक उपकरण। अभिलेख की सामग्री और यांत्रिक उपकरण क्या है वो देखते हैं। हमने आगे परिभाषा और सीमा देखी, उसके बाद वो कैसे लिखे जाते हैं वो देखा, उसके बाद हम देखते हैं अभिलेख सामग्री और यांत्रिक उपकरण। वेलकम धरती मैम। अभिलेख के लिए कड़े माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए पत्थर, धातु, ईंट, मिट्टी की तख्ती, काष्ठ, ताड़पत्र का उपयोग किया जाता था। यद्यपि अंतिम दो की आयु अधिक नहीं होती थी। जो लास्ट में जो है काष्ठ और ताड़पत्र, उसकी आयुष जो है वो अधिक नहीं होती थी, ठीक है। भारत, सुमेर, मिस्र, यूनान, इटली आदि सभी प्राचीन देशों में पत्थर का उपयोग किया जाता था। अशोक ने तो अपने स्तंभ लेख, टोपरा का जो स्तंभ लेख है उसमें स्पष्ट लिखा है कि वह अपने धर्म लेख के लिए प्रस्तर का प्रयोग इसीलिए कर रहा था कि वे चिरस्थायी हो सके। यानी अशोक है, अशोक चक्र जो अशोक है, उन्होंने अपने जो टोपरा का जो स्तंभ लेख था उसमें उन्होंने बताया है कि जो ये अभिलेख हैं, जो धर्मलेख हैं, अभिलेख पर लिखे हुए जो धर्मलेख हैं वो उन्होंने प्रस्तर का प्रयोग इसीलिए किया था क्योंकि वो चिरस्थायी यानी बहुत समय तक चले, ठीक है, वे चिरस्थायी हो सके। किंतु इसके बहुत पूर्व
आदिम मनुष्य ने अपनी गुहा जीवन की ही गुहा की दीवारों पर अपने चिन्हों के स्थायी बनाया था। ओके। भारत में प्रस्तर का प्रयोग अभिलेखन के लिए कई प्रकार से हुआ है। गुहा की दीवारें, पत्थर की चट्टानें, चिकनी और कभी कभी खुरदारी, स्तंभ, शिलाखंड, मूर्तियों की पीठ अथवा चरण पीठ, प्रस्तर भांड अथवा प्रस्तर मंजूषा के किनारे या ढक्कन, पत्थर की तख्तियां, मुद्रा, कवच आदि, मंदिर की दीवारें, स्तंभ, फर्श आदि मिस्र में अभिलेख के लिए बहुत ही कठोर पदार्थ पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यानी भारत में कैसे अभिलेख का प्रयोग किया जाता था, तो आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो है वो भारत में बताए गए थे कि अभिलेख इस जगह पे हुआ है कि जो शिलाखंड हो गए, मूर्ति जो होती देवी देवता की, उनकी जो पीठ होती है उन पर, फिर चरण पीठ पर, फिर चट्टाने पर, प्रस्तर भांड पर, प्रस्तर मंजूषा के किनारे, ढक्कन पर पत्थर की तख्तियां, मुद्रा, कवच आदि, जो मंदिर की दीवारें हैं वो, स्तंभ, फर्श, ऐसे जो है स्थान है वहां पे भी अभिलेख किया हुआ है। ठीक है। फिर मिस्र में अभिलेख के लिए बहुत ही कठोर पत्थर का ही उपयोग होता था। यूनान में प्रायः संगमरमर का उपयोग होता था। यानी ये आपको अलग अलग देश में कौन कौन सी धातु का उपयोग होता था ये आपको बताया है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि भारत में क्या होता था, फिर यूनान में क्या होता था, फिर जो मिस्र है उसमें क्या होता था, ऐसा आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। यूनान में संगमरमर के जो होता है उसका उपयोग होता था। तो यद्यपि मौसम के प्रभाव पर जो संगमरमर है उस पर काफी असर हो जाती थी, फिर वो विनाश हो जाए यानी नष्ट हो जाता था। ठीक है। यूनान में प्रायः संगमरमर का उपयोग होता था, यद्यपि मौसम के प्रभाव से इस पर उत्कीर्ण लेख घिस जाते थे। विशेषकर सुमेर, बाबुल, क्रीट आदि में मिट्टी की तख्तियां का उपयोग अधिक होता था। भारत में भी अभिलेख के लिए ईंट का प्रयोग यज्ञ का मंदिर में संबंध में हुआ है। ईंट जो होती है उसमें काफी बार आपको ऐसे स्वस्तिक जैसे चिन्ह मिलते हैं। देखा है कभी? ऐसे स्वस्तिक जैसे चिन्ह मिलते हैं, फिर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है, राम, ऐसा लिखा भी होता है काफी बार। तो ऐसी जो ईंटें हैं उसका प्रयोग यज्ञ के जो कुंड बनते थे उसमें प्रयोग कराए जाते थे। गुड आफ्टरनून पूजा यादव जी, गुड आफ्टरनून। ठीक है। तो ऐसे जो है वो उसको बोलते हैं। ठीक है। धातुओं में सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कांसा, लोहा, जस्ते का उपयोग भी किया जाता था। धातु में कौन कौन का? तो सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कांसा, लोहा, जस्ते का उपयोग किया जाता था। भारत में ताम्रपत्र अधिकता से पाए जाते थे। काठ का उपयोग भी हुआ था, किंतु इसके उदाहरण मिस्र के ताम्रपत्र अधिकता से पाए जाते थे, तो अतिरिक्त इसके उदाहरण मिस्र के अतिरिक्त अन्य कहीं अवशिष्ट नहीं है। ताड़पत्र में उदाहरण भी बहुत प्राचीन नहीं मिलते हैं। ठीक है। शालिनी वर्मा, गुड आफ्टरनून। शालिनी जी, गुड आफ्टरनून।
ठीक है। तो धातुओं कौन कौन सी उसमें प्रयोग की जाती थी, तो सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, कांसा, लोहा, जस्त, ये जो धातु हैं उसमें भी उपयोग की जाती थी। और भारत में ताम्रपत्र जो था वो अधिक प्रमाण से मिलता था, तो काठ का भी उपयोग हुआ जाता था। इसके उदाहरण से मिस्र में अतिरिक्त अन्य कहीं अवशिष्ट नहीं है। ताड़पत्र के उदाहरण जो है वो बहुत ही प्राचीन नहीं मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद नष्ट हो जाते हैं, तो वो बहुत प्राचीन है, उसका प्रमाण नहीं देते। ठीक है। अभिलेख में अक्षर अथवा चिन्हों की खुदाई के लिए रुखानी, शेनी, हथौड़ी यानी नुकेले, लौह शलाका अथवा लौह वार्तिका आदि का उपयोग होता था। ये भी आपको याद रखना होगा। अभिलेख में अक्षर अथवा चिन्ह की खुदाई के लिए क्या किया, कौन कौन से जो शस्त्र है उसका उपयोग किया जाता था, तो अभिलेख बनाने के लिए, यानी हमें ये अभिलेख बनाना है, ठीक है, ये दीवाल है, मान लो ये दीवाल है, उस पर हमें कुछ लिखना है, ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता था, तो उसकी खुदाई के लिए रुखानी, शेनी, हथौड़ी, नुकीले, फिर लौह शलाका और लौह वार्तिका आदि का उपयोग होता था। ये आपको पूछा जाता है बार बार, तो आपको याद रखना होगा। ओके। क्लियर हो यहाँ तक कि किन किन जो चीज़ वस्तु है उसका उपयोग करके जो अभिलेख है वो बनाए जाते थे। क्लियर होना अब? ओके। उसके बाद अभिलेख तैयार करने के लिए व्यावसायिक कारीगर होते थे। अभिलेख के लिए पर्टिकुलर कारीगर भी हुआ करते थे, व्यावसायिक कारीगर भी होते थे। साधारण हस्तलेख तैयार करने वालों को लेखक, लिपिकर, दिवीर, कायस्थ, करण, कर्णिक, करियण आदि कहते थे। ये याद रखना होगा। एक एक पॉइंट ऐसा है कि आपको काफी बार पूछा जाता है कि जो हस्तलेख है वो लिखने वालों को क्या बोलते हैं। ये याद रखना होगा आपको कि हस्तलेख तैयार करने के लिए जो होते हैं लेखक, उनको लेखक, लिपिकर, दिवीर, कायस्थ, करण, कर्णिक, करियण आदि कहते थे। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार ऐसा जो नोट्स हैं आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये सब जो है क्लास वो राइट डाउन करना होगा। ठीक है, ये हो गए हस्तलेख। हस्तलेख के जो हस्तलेख तैयार करने के लिए कौन कौन उपयोग किया जाता है उनको क्या बोलते हैं, ये हस्तलेख के लिए। अब देखेंगे हम अभिलेख तैयार करने के लिए किसे क्या बोला जाता था। तो अभिलेख तैयार करने वाले को शिल्पी यानी शिल्पा, फिर रूपकार, शिलाकूट आदि होती थी। ठीक है, इसकी संज्ञा दी जाती थी शिल्पो, रूपकार और शिलाकूट। प्रारंभिक अभिलेख बहुत ही सुंदर नहीं होते थे, परंतु धीरे धीरे वो स्थायित्व और आकर्षण की दृष्टि से बहुत ही सुंदर और अलंकृत अक्षर लिखे जाने लगे और अभिलेख की कई शैलियां विकसित हुई। ठीक है, अक्षरों की आकृति और शैलियों से अभिलेख की तिथि क्रम को निश्चित करने का सहायता मिलती है। तो ये अभिलेख जो है उसमें जो लिखा हुआ जो है
वो कौन सी लिपि में है, उसकी लिपि क्या है, तो काफी पुरानी जो है ब्राह्मी लिपि है। अगर इसमें ब्राह्मी लिपि में लिखावट है तो वो हम मान सकते हैं कि वो बहुत ही प्राचीन होगी। उसके बाद वो उसमें लिपि में भी काफ़ी बार जो परिवर्तन है वो आया है। तो ब्राह्मी के बाद देवनागरी आई, देवनागरी के बाद खरोष्टी आई, ऐसी काफ़ी लिपियां हैं। तो उसमें अगर लिखे हुए यानी खरोष्टी लिपि में लिखे हुए हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि ये बहुत पुराने नहीं होंगे, क्योंकि खरोष्टी लिपि अभी की है, जो ब्राह्मी लिपि है वो पुरानी है, देवनागरी लिपि जो है वो बीच वाली है। तो आपको उस पर से उसकी शैली से हमें समय काल का पता चलता था। ठीक है, यहां तक क्लियर हो सभी लोग? बता दो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद है चित्र, प्रतिकृति, प्रतीक अथवा तथा अक्षर। चित्र, प्रतिकृति, प्रतीक अथवा अक्षर, ये क्या है तो इसके बारे में देखते हैं हम। तिथि क्रम में अभिलेखों में इनका उपयोग किया जाता था। इस संबंध में विस्तृत विवेचन के लिए द्र अक्षर, द्र अक्षर किसके लिए, तो जब तिथि क्रम, याद रखना, तिथि क्रम में अभिलेखों में इनका उपयोग किया जाता था। यानी चित्र है, चित्र से हमें पता चलता था, प्रतिकृति से हमें उसकी जो प्रतिकृति का जो प्रतीक है उस पर हमें पता चलता था, उस पर लिखे हुए जो अक्षर हैं उस पर हमें पता चल जाता। तो तिथि क्रम और अभिलेखों में जो उपयोग है उसके लिए हमें द्रढ़ अक्षर का प्रयोग किया जाता था विस्तृत विवेचन के लिए। विभिन्न देशों में विभिन्न लिपियां और अक्षरों का प्रयोग किया गया है। इनमें चित्रात्मक, भावात्मक और धन्यात्मक सभी प्रकार की लिपियां हैं। ये आपको याद रखनी होगी। 3 प्रकार की लिपियां कौन कौन सी है, जो चित्रात्मक है, भावात्मक है और धन्यात्मक है। ये 3 प्रकार की लिपियां हैं बच्चों, याद रखना, वरना आप एग्जाम में मैम को याद करना कि मैम ने कुछ पढ़ाया तो था बट एग्जैक्टली क्या पढ़ाया था वो नहीं याद। ऐसा मत करना क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हैं। ठीक है, ओके बच्चों, चलते हैं हम आगे। धन्यात्मक लिपियों में भी अंकों के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता था वे धन्यात्मक नहीं है। धन्यात्मक लिपि के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वो धन्यात्मक नहीं है। ओके, सही बोला ना मैंने अनु जी? उसके बाद है ब्राह्मी और देवनागरी दोनों के प्राचीन और अर्वाचीन अंक 1 से 9 तक धन्यात्मक नहीं है। क्या? ब्राह्मी और देवनागरी में दोनों की जो प्राचीन और अर्वाचीन अंक से जो 1 से 9 तक जो है वो धन्यात्मक नहीं है। प्राचीन अक्षरात्मक तथा चित्रात्मक अंकों की भी यही अवस्था है।
जो प्राचीन अक्षरात्मक और चित्रात्मक जो अंक है उसकी भी अवस्था यही है। सामी, यूनानी और रोमन लिपियों के भी अंक धनवात्मक नहीं है। रोमन लिपि हमने कल बताया था आपको, लिपि में बताया था कि कुत्ता भौंक रहा है, डॉग इज स्पार्किंग, ऐसा हमने कुछ पढ़ाया था, याद है कि भूल गए? कल का दिन गया, बात गई और पढ़ना भी गया, ऐसा था क्या? अच्छा, शायद आपको याद करके ही मुझे अब ये क्वेश्चंस याद रहेगा हमेशा। अच्छा है ना, तो आपको याद रहेगा वो अच्छी बात है ना। मेरे लिए याद रहेगा, मेरे नाम से याद रखेगा या किसी भी बात से, पर आपको याद रहेगा वही अच्छी बात है। ठीक है। ठीक है, हमने कल रोमन और जो हिंदी अंग्रेजी जो लिपियां और भाषा थी उसका अंतर आपको कल बताया था ना, वो याद है कि भूल गए? मुझे ये बताओ कि ये जो मैं लिख रही हूं, पेन नहीं ना, उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही है, बट कोई ना, मैनेज कर लेना। डॉग इज बार्किंग ऐसा जो लिखा है उसमें लिपि क्या है और भाषा क्या है, मुझे ये बताओ पहले फटाफट से। BARKING, ओके, ये स्पेलिंग है। ये जो लिखा है उसमें लिपि कौन सी है और भाषा कौन सी है, फटाफट से बताओ बच्चों, हमें और भी चलना है आगे। सभी लोग भूल गए हो मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो है डॉग इज बार्किंग, इसमें जो लिपि है वो रोमन है। क्या है? रोमन है। और जो लैंग्वेज यानी भाषा क्या है वो इंग्लिश यानी अंग्रेजी है। ओके, नहीं याद है मैम? पूजा जी ऐसा नहीं चलता है ना बच्चा। नो नो अनामिका जी, डॉग लिपि नहीं है और बार्किंग भाषा नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बार अच्छे से समझ लो, ये जो लिखा हुआ है मैंने, ये वो रोमन लिपि बोलते हैं इसको। लिपि क्या बोलते हैं? रोमन बोलते हैं। और उसकी जो भाषा है
वो इंग्लिश है यानी अंग्रेजी है, याद रखना होगा बच्चों, यहाँ पे मत करो गलत। ठीक है, भाषा अंग्रेजी है और लिपि जो है वो रोमन है, याद रखना। कल हमने अंतर बताया था ना कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। हम एग्जाम्पल भी लाए थे, डॉग इज बार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। अब ये बताओ मुझे, मैं बोलती हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखने की कोई स्पेस नहीं है, मैं बोलती हूँ, आपको बताना है। कुत्ता भौंक रहा है, उसमें लिपि कौन सी है और भाषा कौन सी है, मुझे ये बताओ। ये जो मैंने लिखा अभी, कुत्ता भौंक रहा है, इसमें मुझे बताओ कि लिपि कौन सी है और भाषा कौन सी है। फटाफट से बताओ, यहाँ पे भी गलत मत करना। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। भाषा रोमन और लिपि इंग्लिश, वो किस में, डॉग इज बार्किंग उसमें। बट ये जो है कुत्ता भौंक रहा है, उसमें क्या है, मुझे ये बताना है आपको। बच्चों, पूजा जी, अनामिका जी, शीतल जी, सुनो मेरी बात। डॉग इज बार्किंग जो है, उसमें पर्टिकुलर, उसमें भाषा जो है वो अंग्रेजी है और लिपि जो है वो रोमन है। ठीक है, बट कुत्ता भौंक रहा है, उसमें भाषा क्या है और लिपि क्या है, वो मुझे बताओ। नहीं नहीं बच्चों, आप गलत कर रहे हो, आप गलत जा रहे हो। मेरी बात सुनो बच्चों, कल की जो क्लास थी वो पूरी आपने अभी तक नहीं देखी, मुझे ऐसा लग रहा है। कल की जो क्लास है वो आप नोट कर लेना, एक एक पॉइंट जो है वो आप नोट कर लेना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगा कल, आज और परसों और 2 दिन भी, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको सभी जगह पे नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि जो कुत्ता भौंक रहा है, उसमें जो लिपि है वो देवनागरी है। कौन सी है, देवनागरी। ब्राह्मी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो काफी पुरानी लिपि है, उस पर से तो देवनागरी आई है। तो अभी जो प्रचलित है, अभी जो संस्कृत के श्लोक है वो देवनागरी में होते हैं। हिंदी में ये जो लिखा हुआ है वो सब देवनागरी है। ठीक है,
ये जो लिखा हुआ है रोमन लिपियां, ये जो लिखा है अंक, ये जो लिखा है वो सब लिपि तो देवनागरी है, बट ये जो भाषा है वो हिंदी है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? मुझे एक बार बता दो कि आप समझ गए कि नहीं, वरना मैं और एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊं। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बहनों, समझ गए क्या? अगर नहीं समझे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से एक बार आपको समझा देंगे। बट आप बोलना, ऐसा मत सोचना कि हमें मैम क्या सोचेंगी, ऐसा मत सोचना, ठीक है? देखो, ठीक है, ये जो है उसमें कौन सी लिपि है और कौन सी लैंग्वेज है, मुझे ये बताओ। फिर ये बताओ, फिर ये बताओ। ठीक है, अनामिका जो नाम लिखा हुआ है उसमें लिपि और भाषा बताओ। पूजा नाम में लिपि और भाषा बताओ। शताक्षी नाम में जो लिपि है और जो भाषा है वो बताओ। और अन्नू नाम में लिपि और भाषा है वो बताओ। अगर किसी का नाम रह गया है तो आई एम सॉरी, बिकॉज मुझे इतने ही याद थे और मेरे कांटेक्ट में भी इतने ही हैं, तो सॉरी फॉर दिस, बट ये एग्जाम्पल है, ठीक है? अगर आपका नाम चाहिए तो आपको भी बार बार कमेंट। शीतल जी रह गई, सॉरी सॉरी सॉरी, शीतल जी रह गई है ना हमारी शीतल जी, ओके। ठीक है, इसमें भी बता देना साथ साथ में। यस, अनामिका जो है उसमें भाषा है हिंदी और लिपि है देवनागरी। वेरी गुड। जो भी ये नाम लिखा हुआ है, मैंने स्पेलिंग नहीं लिखा है, यानी अनामिका, अन्नू और शीतल, ये जो नाम है उसमें पर्टिकुलर इसमें क्या होगा कि भाषा रहेगी हिंदी, बट लिपि क्या रहेगी? देवनागरी। और जो शताक्षी जी लिखा है मैंने और पूजा जी लिखा है, तो उसमें पर्टिकुलर जो बात है तो भाषा है अंग्रेजी और लिपि है रोमन। ठीक है,
लिपि क्या है? रोमन। वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है। वेरी गुड वेरी गुड। ओके, बस हमें यही चाहना था कि आपको पता चल जाए अच्छे से, तो आपको पता चल गया। आई होप सभी को पता चल गया। ठीक है, तो फिर हम आगे चलते हैं। और आज सर की क्लास नहीं है तो कोई दिक्कत भी नहीं है कि सर की क्लास में जाना है नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ओके देन आगे चलते हैं। लेखन पद्धति कैसी थी, तो लेखन पद्धति के बारे में देखते हैं। तो लेखन पद्धति में सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्यक्तिगत अक्षरों की दिशा का अत्यंत प्राचीन काल से अब तक अक्षरों की बनावट और अंकन में प्रायः एक रूपता पाई जाती है। यानी जब प्राचीन काल से अभी तक क्या हुआ था कि जो अक्षर है उसमें बनावट की जो अंकन है उसमें एक रूपता पाई जाती है। यानी ए फॉर एप्पल, ठीक है, तो ये पहले भी रोमन में ये लिखा जाता था और अभी भी ये लिखा जाता है, ठीक है। और अ से अनार, ठीक है, तो ये भी देवनागरी में ऐसे ही लिखा जाता था। ब्राह्मी में काफी डिफरेंस है क्योंकि ऐसे ऐसे चिन्ह होते हैं ब्राह्मी में। मेरे पास स्क्रिप्ट्स हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको। तो जो ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं वहाँ के जो है उसको कैसे अभी के जो लिपि में ट्रांसलेट करवाते हैं, ऐसा काम भी हमारे काफ़ी यूनिवर्सिटी में चल रहा है। तो मेरे पास भी जब मेरा पीएचडी का जब चल रहा था 15 दिन का जो सेमिनार चल रहा था उसमें हमें मैन्यूस्क्रिप्ट दिया था, तो हमें उसको सॉल्व करना था। तो मेरे पास भी है, तो अगर आपको देखना है ब्राह्मी लिपि में कैसे लिखते हैं तो मैं आपको स्क्रीन जो फोटोज है वो आपको भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप्स में। ठीक है, तो उसमें अभी एक रूपता ही है। तो देवनागरी और रोमन जो है वो जो लिपियां हैं उसमें अभी जो है एक रूपता है। अक्षर ऊपर से नीचे लंबवत, खचित अथवा उत्कीर्ण होते हैं, मानो किसी कल्पित रेखा से वे लटकते हैं। यानी अक्षर जो है काफी बार जो है ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हिंदी में अनार। तो ये यहां से तो जोड़े हुए हैं बट यहां से लटकते हैं, ठीक है, तो ऐसा यहां पे कहने का मतलब है। अच्छा देखना है, ओके हम साइन कर ले। मुझे नेट की मैम, मुझे नेट की रेखा जी, आपको क्या नेट की क्या करना है, आपको प्रिपरेशन करनी है। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो नेट का ही है मैम, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ओके, मैं भेज दूंगी, जो हमारे संस्कृत का जो ग्रुप्स है उसमें भेज दूंगी, ठीक है। आधुनिक कन्नड़ के आड़े अक्षर भी अभी उसी कल्पित रेखा के नीचे संजोए जाते हैं। अक्षरों का ग्रंथन प्रायः एक सीधी आधारखत रेखा के ऊपर होता है। इसी पद्धति के अपवाद चीनी और जापानी अभिलेख हैं जिसमें पंक्तियां लंबवत ऊपर से नीचे लिखी जाती है। यानी चीनी और जापानी जो भाषा है उनमें कैसे लिखी जाते हैं, तो पंक्तियां हैं वो लंबवत ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती हैं। लेखन पद्धति का दूसरा प्रश्न है लेखन की दिशा। लेखन पद्धति का दूसरा प्रश्न क्या है, तो लेखन की दिशा। भारोपीय लिपियों की जो लेखन दिशा बाएं से दाहिने की तथा सामी और हामी लिपियों की दाएं से बाएं लिखती है। ये भी आपको पूछा जाता है बार बार, तो आपको ध्यान रखना होगा बच्चों। एक एक टॉपिक आपको यहाँ से पूछते हैं, ये लोग बहुत डीप में जाते हैं। आपको ऐसा पूछे जाएंगे कि जो भारोपीय लिपियां हैं उसकी लेखन शैली क्या है।
भारोपीय लेखन कला है उसकी शैली क्या है, लेखन शैली। तो आपको लिखना होगा बाएं से दाएं भारोपीय भाषा यानी भारोपीय लिपियां लिखी जाती है, और सामी और हामी जो लिपियां हैं, सामी और हामी लिपियां हैं वो दाएं से बाईं लिखी जाती है। अब भी आपके पास जो भी कॉपी पेन है उसमें राइट डाउन कर लो कि बाएं से दाएं कौन सी और दाएं से बाएं कौन सी लिपि लिखी जाती है। सच में बोल रही हूँ कि ये क्वेश्चंस पक्का आएंगे। कुछ प्राचीन यूनानी अभिलेखों और बहुत थोड़े भारतीय अभिलेखों में लेखन शिला गोमुद्रिका सदृश पहली पंक्ति में दाएं से बाएं, दूसरी पंक्ति में बाएं से दाएं और आगे क्रमशः इस प्रकार पाई जाती है। काफी अभी अभिलेख मिले हुए हैं, उसमें जो लेखन दिशा है वो गोमुद्रिका है। कौन सी है? गोमुद्रिका, याद रखना होगा। जो पहली पंक्ति है वो बाएं से दाएं लिखती है, दूसरी पंक्ति है वो बाएं से दाएं लिखती है, फिर आगे क्रमशः ऐसे, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, ठीक है, ऐसे लिखी जाती है। तो आपको याद रखना होगा। चीनी और जापानी अभिलेखों में पंक्तियां ऊपर से नीचे और लेखन दिशा दाएं से बाएं होती है। चीनी और जापानी में क्या होता है? हामी सामी में तो हमने देखा, बट चीन में क्या होता है? चीन और जापान, चीन लोग जो हमें कोरोना वायरस दिया था वो चीन लोग, ठीक है, बस ऐसे जॉक के लिए। तो क्या होता है? चीन और जापान के जो अभिलेख हैं उसमें पंक्तियां ऊपर से नीचे और लेखन दिशा दाएं से बाईं होती है। ओके। प्रारंभिक काल में अक्षरों के ऊपर रेखा काल्पनिक थी अथवा किसी अस्थायी पदार्थ से लिखकर मिटा दी जाती थी। आगे चलकर वह वास्तविक हो गई। यद्यपि यूनानी और रोमन अभिलेखों में वह अक्षर के नीचे आ गई है। ये याद रखना होगा बच्चों। ओके, यस। हाउस द जोश, अभी तो हम बीच में ही पहुंचे हैं और भी हमें क्लास लेनी है क्योंकि हमारी आज की जो क्लास है बहुत ही लंबी चलने वाली है। सर की 2 बजे वाली क्लास नहीं है, तो बच्चों रुकना, ठीक है। हाउस द जोश, ऐसा बताओ मुझे। किसी को काम तो नहीं है ना? दोपहर को तो वैसे भी किसी को काम नहीं होता है शायद, बट अगर काम है तो थोड़ी देर बाद कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आप लोगों की। और जो नए बच्चे जुड़े हैं हमसे आज, उनको बता दूं कि ये जो संस्कृत का ग्रुप्स है उसको आप ज्वाइन कर लेना क्योंकि आपको वहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट भी मिलेंगी। मैंने अभी आपको बताया, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ब्राह्मण लिपि कैसे थी, जो लिपियाँ थी पुरानी वो कैसी थी, वो मैं आपको यहाँ पे सेंड कर लूँगी। ओके।
और ये मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप यहाँ पे देख सकते हो थिंक बी पॉजिटिव और टुडेज थॉट, यानी जो डेली के डेली जो मोटिवेशनल जो वीडियो होते हैं, आपको बहुत ही छोटे वीडियो में बहुत बड़ी बात ऐसा आपको वहाँ पे मिलने वाला है, तो आपको वो भी ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो तो ये क्लास में कमेंट कर लेना, मैं आपको वहाँ से ज्वाइन कर लूँगी। ओके, आगे देखते हैं। भारतीय अक्षरों के क्रमशः शिरोरेखा बनाने की प्रथा चल गई, जो कल्पित पुनः वास्तविक रेखा पर बनाई जाती थी। प्राचीन अभिलेखों में एक शब्द के अक्षरों का सामूहिकरण और शब्दों के पृथक्करण पर ध्यान कम दिया जाता था, जहां तक कि वाक्यों को अलग करने के लिए भी किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता था। जिन भाषाओं का व्याकरण नियमित था, उनके अभिलेख पढ़ने और समझने में कठिनाई नहीं होती थी। शेष में कठिनाई उठानी पड़ती है। अभिलेखों में पूर्ण विराम के लिए दंडवत रेखा, पूर्ण विराम के लिए क्या करता है? दंडवत रेखा, दो रेखा अथवा शिरो रेखा के लिए दंडवत रेखा च्र ऐसा लिखा का प्रयोग होता है। ओका, ये क्या बात है? तो दंडवत रेखा तो ये रही, देख लो, ये जो है थी के बाद जो है ये है वो रेखा की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। दंडवत के लिए दो रेखा, यानी कोई श्लोक है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, उसमें एक रेखा होगी। उसके बाद गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु वै नमः, उसमें बाद में दो रेखा होगी। आपको पता ही है कि आपने काफी श्लोक भी लिखे होंगे, तो उसमें एक रेखा और दो रेखा का प्रयोग होता है। ओके, अथवा शिरो रेखा के लिए च्र, ऐसा काफी आपने भी देखा होगा। ओके, ऐसा प्रयोग किया जाता है। किसी अभिलेख के अंत में तीन दंडवत रेखाओं का भी प्रयोग होता है। कई क्या होता है? तीन का भी प्रयोग होता है। एक, दो और तीन, तीनों का प्रयोग होता है। ओके, सामी तथा यूरोपीय अभिलेखों में वाक्य के अंत में एक बिंदु, दो बिंदु अथवा शून्य लगाने की प्रथा थी। सामी और यूरोपीय जो अभिलेख हैं उसमें बिंदु के लिए एक बिंदु, दो बिंदु और अथवा शून्य लगाने की भी प्रथा थी। ओके, इसी प्रकार अभिलेखों में पुष्टिकरण, संशोधन, संक्षिप्तीकरण तथा छूट मांगलिक चिन्हों का विकास हुआ है। क्या अभिलेखों में कौन कौन से? तो ये भी याद रखना होगा। अभिलेखों में पुष्टिकरण, संशोधन, संक्षिप्तीकरण तथा छूट मांगलिक चिन्हों। मांगलिक चिन्ह क्या हो गए? तो ये जो स्वस्तिक है वो मांगलिक चिन्ह है। सॉरी फॉर दिस, ये गलत हो गया है, फिर इससे बनाती हूं। ऐसे सिंपल स्वस्तिक जो मांगलिक चिन्ह में आता है, इसकी बात कर रही हो, ठीक है। फिर काफी बार ऐसा भी आता है कि आप ऐसा करो, फिर यहाँ से ऐसा करो, फिर यहाँ से ऐसा करो, फिर यहाँ से भी ऐसा करो। कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है ना। ऐसे जो मांगलिक चिन्ह हैं उसका प्रयोग होता है। फिर ये त्रिशूल हो गया, इसका भी प्रयोग होता है। काफी बार ऐसे मांगलिक चिन्हों का भी प्रयोग होता था, ठीक है। ओके,
भारत में स्वस्तिक सूर्य, देखो आ गया ना, मैंने अभी बताया ना स्वस्तिक, आ गया, लो आ गया, ये रहा स्वस्तिक, ये रहा स्वस्तिक। फिर सूर्य, सूर्य भी काफी बार आता है, सूर्य, ठीक है, स्माइली वाला सूर्य। संस्कृत के बच्चों के लिए भी तो कुछ भी, ठीक है। फिर ये चंद्र, फिर त्रिरत्न, बुध मंगल, चैत्य, बोधि वृक्ष, धर्मचक्र, वृत, ओम, ओम शब्द भी काफी होता है। ओम वाला अलंकारिक रूप शंख, पद्य, नदी, फिर मत्स्य, ठीक है, मत्स्य, तारा, स्टार, फिर शस्त्र, कवच आदि प्रयोजन के लिए होता है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना होगा बच्चों, काफी बार पूछा जाता है कि भारत में जो मांगलिक चिन्ह है उसमें कौन कौन का समावेश होता है। तो यहाँ से 3 गलत दिए होंगे, यहाँ से 3 सही दिए होंगे और 1 गलत दिया होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा। ओके बच्चों, फिर आगे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बच्चों। सामी देशों में चंद्र और तारा, ईसाई देशों में स्वस्तिक, क्रॉस, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चंद्र यहाँ पे होता है, सामी देशों में स्टार, चंद्र दोनों यहाँ पे होता है। ईसाई देशों में क्या होता है, तो उल्टा स्वस्तिक वो लोग बनाते हैं, ये याद रखना होगा। ऐसा जो स्वस्तिक है वो लोग बनाते हैं, ठीक है, ईसाई लोग। फिर क्रॉस का जो है निशान वो बनाते हैं। याद आदि मांगलिक चिन्ह का प्रयुक्त होता है। हमने जो अभी देखा वो हमारा था, और अब देखते हैं सामी देशों में और ईसाई देशों में क्या होता है, तो ये देखना आप। ओके, ठीक है बच्चों। अभिलेख के ऊपर, नीचे या अन्य किसी उपयुक्त स्थान पर लांछन अथवा अंक प्रमाणिकता के लिए लगाए जाते थे। अब देखते हैं अभिलेख के प्रकार, क्या क्या प्रकार है, कितने प्रकार हैं, तो देखते हैं। ओके, अभिलेख के प्रकार जो हैं वो, यदि अत्यंत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के अभिलेखों का वर्गीकरण किया जाए तो उनके प्रकार इस भांति पाए जाते हैं। तो पहला जो है वो व्यापारिक तथा व्यावहारिक। पहला क्या है, व्यापारिक और व्यावहारिक। दूसरा है अभिचारिक, यानी जादू टोना से संबंधित। फिर तीसरा है धार्मिक और कर्मकांडीय। चौथा है उपदेशात्मक अथवा नैतिक। ये प्रकार भी आपको याद रखना होगा बच्चों, ठीक है। आगे भी हैं, बट ये आपका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। आगे है समर्पण तथा चढ़ावा संबंधित। क्या क्या, समर्पण करने के लिए या फिर चढ़ावा बताने के लिए। फिर है दान संबंधित, प्रशासकीय, फिर है प्रशस्ति परक, फिर है स्मारक तथा साहित्यिक। ओके, इतने हैं उसके प्रकार।
तो उसको थोड़ा डीप में देखते हैं। ओके, आज बहुत लंबा हो चुका है, बट ये जो टॉपिक है वो सब सिमिलर है, इसीलिए मैं लेकर आई हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। तो उसके जो प्रकार हमने देखे उसको थोड़ा थोड़ा डीप में देखते हैं। तो व्यापारिक तथा व्यावहारिक जो प्रकार है, प्रकार नंबर 1, ओके, उसमें है भारत, पश्चिमी एशिया, मिस्र, क्रीट, यूनान आदि सभी प्राचीन देशों में व्यापारियों की मुद्राओं पर और उनके लेख जोग से संबंध रखने वाला अभिलेख पाए गए हैं। प्राचीन भारत के निगमों और श्रेणियों की मुद्राएं अभिलेखांकित होती थी और वे व्यापारिक एवं व्यवहारिक कार्यों के लिए भी स्थायी और कड़ी सामग्री का उपयोग करती थी। कभी कभी तो अन्य प्रकार के अभिलेखों में भी व्यापारिक विज्ञापन आता जाता है, ठीक है, पाया जाता है और आता जाता है, वैसा भी बोल सकते हो आप। ओके, तो काफी जो देश है उसमें व्यापारिक जो मुद्राएं हैं, लेख जो हैं उसके उसके संबंधित उसके भारत के जो निगमों हैं, श्रेणी की जो मुद्राएं हैं अभिलेखांकित की जाती थी और व्यापारिक जो व्यवहारिक कार्य के लिए जो स्थायी और कड़ी सामग्री का उपयोग करती थी, ठीक है। कुमारगुप्त तथा बंधुवर्मन कालीन मालव संवत 529 के अभिलेख में वहां के तंतुवायों यानी जुलाहो के कपड़ों का विज्ञापन इस प्रकार किया हुआ होता है, ठीक है। काफी बोल रही हूं ना, इसके लिए ओके। तो कुमारगुप्त तथा बंधु वर्मन कालीन जो मालव है उनके जो संवत 529 में अभिलेख जो है वहां के वो तंतुवायों और जुलाहों के कपड़ों का विज्ञापन इस प्रकार दिया हुआ है कि तारुण्य और सौंदर्य से युक्त सुवर्ण हार, तांबूल, पुष्प आदि के सुशोभित स्त्री तब तक अपने प्रियतम से मिलने नहीं जाती जब तक कि वह दशपुर के बने पट्टमय यानी रेशम के वस्त्रों के जोड़े को नहीं धारण करती, ठीक है। कुमारगुप्त का जब समय था तब ये सब होता था, ठीक है। इस प्रकार स्पर्श करने में कोमल विभिन्न रंगों से चित्रित नए नाभिराम रेशमी वस्त्रों से संपूर्ण पृथ्वी तल अलंकृत होता था, ठीक है। उसके बाद है अभिचारिक सिंधु घाटी, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। आपने मूवी देखी है मोहनजोदाड़ो, उसमें कैसा होता था कि हम कुछ हमारे घर पे कुछ सामान होता था वो लेकर हम बाजार में चलते थे तो उसके बदले में हम कोई वस्तु लाते थे। ऐसा जो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की जो संस्कृति थी जो हमने एसएसटी में जो उसका जो सब्जेक्ट है उसमें हमने पढ़ा था, तो ये जो सिंधु घाटी है, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में प्राप्त बहुत सी तख्तियां पर अभिचारिक यंत्र हैं। इसमें विभिन्न पशुओं द्वारा प्रतिनिहित संभवतः देवताओं की स्तुतियां हैं। प्रायः कवचों पर ये अभिलेख मिलते हैं। सुमेर, मित्र, यूनान आदि में भी अभिचारिक अभिलेख पाए जाते हैं। और पंच महायज्ञ ये याद रखना होगा, पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ और बलि वैश्य देव यज्ञ, ओके, ये याद रखना होगा। फिर है उपदेशात्मक, धार्मिक प्रयोजन की तरह अभिलेखों का नैतिक उपयोग भी होता था। अशोक के धर्मलेखों में उपदेशात्मक अंश बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। बेसनगर विदिशा के छोटे गरुड़ ध्वज अभिलेख में भी उपदेश है। 3 अमृत पद है। यदि इनका सुंदर अनुष्ठान हो तो ये स्वर्ग को प्राप्त कराते हैं। दम, त्याग और अप्रमाद,
कौन कौन से 3 अमृत पद है, तो ध्यान रखना ये 3 है, दम है, त्याग है और अप्रमाद। प्रमाद नहीं करना चाहिए, त्याग कर लेना चाहिए और दम। ठीक है। चीन और यूनान में भी उपदेशात्मक अभिलेख मिलते हैं। उसके बाद है समर्पण अथवा चढ़ावा। धार्मिक स्थापत्यों, विधियों और अन्य प्रकार की संपत्ति का किसी देवता अथवा धार्मिक संस्था को स्थायी रूप से समर्पण अंकित करने के लिए इस प्रकार के अभिलेख प्रस्तुत किए जाते थे। उसके बाद है दान संबंधी। तो प्राचीन धार्मिक और नैतिक जीवन में दान का बहुत ऊंचा स्थान था। प्रत्येक देश और धर्म के जो दान है उसको संस्था का रूप प्राप्त था। स्थायी दान को अंकित करने के लिए पहले पत्थर और फिर ताम्रपत्र का प्रयोग होता था। मैम संस्कृत तो मैथ से भी ज्यादा हार्ड लगती है। पूजा जी, अगर मानो तो हार्ड है और समझो, मानो तो हार्ड है और समझो तो इजी है। क्योंकि मैंने अपनी जो स्टोरी है वो हमने बताई थी, जो बच्चे हैं हमारे गूगल मीट में जब ज्वाइन हुए थे तब उनको मैंने बताई थी कि मेरा जो टॉपिक है संस्कृत, मेरा जो सब्जेक्ट है वो मेरा नहीं था। मैं साइंस के बैकग्राउंड से हूँ, मुझे केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये बायोलॉजी ये सब आता है, मैंने वो सब किया हुआ है। फिर भी मैं ये संस्कृत पढ़ा रही हूँ ना, और आई होप अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है ऐसा पढ़ा रही हूँ। ठीक है। तो इतना भी हार्ड नहीं है। अगर मानो तो हार्ड है और समझो तो इजी है, इतनी आपको ध्यान रखनी है बात। ओके, इजी हो जाएगा, हमारे साथ बने रहे। प्रशासकीय, तो प्रशासकीय अभिलेखों में विधि यानी कानून, नियम, राजाज्ञा, जयपत्र, राजाओं और राजपुरुषों के पत्र, राजकीय लेखा जोखा, कोष के प्रकार और विवरण, सामंतों से प्राप्त कर एवं उपहार, राजकीय सम्मान और शिष्टाचार, ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख, सद्दादी लेख आदि की गणना है। पत्थर के स्तंभ पर लिखी हुई बाबुली सम्राट हम्मुराबी की विधि संहिता प्रसिद्ध है। अशोक के धर्मलेखों में उसका राजकीय शासन आज्ञा भरा पड़ा है। ठीक है। उसके बाद है प्रशस्ति, राजाओं द्वारा विजयों और कीर्ति का वर्णन, स्थायी रूप से शिलाखंडों और प्रस्तर स्तंभों पर लिखवाने की प्रथा बहुत प्रचलित रही है। भारत में राजाओं के दिग्विजय के वर्णन बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। मिस्र सम्राटों राजसेज तृतीय, ईरानी सम्राट दारा, भारतीय राजाओं में खारवेल, गौमती पुत्र, सातकर्णी, रुद्रदामन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त द्वितीय, पुलकेशिन आदि की प्रशस्तियां पाई जाती है। ये ध्यान रखना बच्चों कि मिस्र के कौन से सम्राट थे, ईरानी के कौन से सम्राट थे, और जो हमारा भारतीय राजाओं कौन कौन से थे, और उनके जो शिलालेख अभिलेख हैं वो हमें प्राप्त है। खारवेल का प्राप्त है, गोमती पुत्र का, सातकर्णी का, रुद्रदामन का, समुद्रगुप्त का, ये जो है वो हमें प्राप्त भी है। हम कल या 2 दिन बाद भी यही पढ़ने वाले हैं, तो एक एक टॉपिक हम क्लियर कराएंगे। ठीक है। उसके बाद है स्मारक। चूंकि अभिलेखों का मुख्य कार्य अंकन को स्थायी बनाना था, अतः घटनाओं, व्यक्तियों तथा कृतियों के स्मारक रूप में अगणित अभिलेख पाए गए हैं। साहित्यिक, तो अभिलेखों में सर्वमान्य धार्मिक जो ग्रंथ हैं अथवा अनेक अवतरण और
कभी कभी समूचे नवीन काव्य, नाटक आदि ग्रंथ अभिलिखित पाए जाते हैं। ठीक है, फिर है अभिलेख सिद्धांत। अभिलेख तैयार करने के लिए सामान्य रूप के कुछ सिद्धांत और नियम प्रचलित थे। अभिलेख का प्रारंभ किसी धार्मिक अथवा मांगलिक चिन्ह या शब्द से किया जाता था। इसके पश्चात किसी इष्ट देवता की स्तुति अथवा आमंत्रण होता था। तत्पश्चात यानी आमंत्रण, ये तो आपको पता ही है कि श्री गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः, श्री सरस्वती नमः, ऐसा जो आमंत्रण और स्तुति ऐसे की जाती थी। ठीक है, तत्पश्चात आशीर्वादात्मक वाक्य आता था। पुनः दान अथवा कीर्ति विशेष की प्रशंसा होती थी। फिर दान अथवा कीर्ति भंग करने वाले की निंदा की जाती थी। अंत में उपसंहार होता था। अभिलेख के अंत में लेखक और उत्कीर्ण करने वाला का नाम और मांगलिक चिन्ह होता था। भारत में यह नियम प्रायः सर्व प्रचलित था। अन्य देशों में इन सिद्धांतों के पालन में दृढ़ता नहीं थी। उसके बाद है तिथिक्रम और संवत का प्रयोग। तिथिक्रम उसकी जो समयकालीन है रचना, वो उसके बारे में बात है। तो अभिलेखों में तिथि और संवत लिखने की प्रथा धीरे धीरे प्रचलित हुई। पहले नहीं थी, बट थोड़ा टाइम गया, उसके बाद चालू हो गई। प्रारंभ में भारत में स्थायी एवं क्रमबद्ध संवतों के अभाव में राजाओं के शासन वर्ष से तिथि गिनी जाती है। जब राजा का शासन वंश था, तो हम देखते हैं रघुवंश की बात करें तो जब दशरथ का जो टाइम था, फिर राम का था, फिर जब लव कुश का जब टाइम आया, तो ये जो टाइम है उससे पता चल रहा था कि ये जो अभिलेख है वो दशरथ का था, दशरथ के समय का था, ये है वो राम के समय का था, ऐसा हमें माना जाता है। ठीक है, फिर कतिपय महत्वाकांक्षी राजाओं और शासकों ने अपनी कीर्ति स्थायी करने के लिए अपने पदासीन होने के समय से संवत चलाया, जो उनके बाद भी प्रचलित। जो विक्रम संवत की बात करें तो जो विक्रमादित्य के नाम के जो राजा हुए, जो भर्तृहरि की जो बाई थे, ये जो है उनके जो उनका नाम था संवत के आधार पर जो उनके जो था उन पर से संवत चलाया। ठीक है, फिर महान घटनाओं और धर्म प्रवर्तकों एवं संत महात्माओं के जन्म अथवा निधन काल से भी संवतों का प्रवर्तन हुआ। यानी किसी का जन्म हुआ कि ऐसा माना जाता है कि ये महात्मा है उनके जन्म के पूर्व या फिर उनके जन्म के बाद, यानी ईस्वी की। अब हमें किसी ने प्रश्न भी पूछा था कि ईस्वी में क्या है और ईसा में क्या डिफरेंस है। तो ईसा जो है यीशु ख्रिस्त, तो उनके जन्म के पहले, उनके जन्म के बाद, ऐसा और किसी महात्मा के जन्म के बाद, उसके पहले उसका काल जो है वैसे निर्धारित किया जाता था। ठीक है, फिर महान घटनाओं और धर्म प्रवर्तकों एवं सत महात्माओं का जन्म निधन काल से संवतों का प्रवर्तन हुआ और फलस्वरूप अभिलेखों में इनका प्रयोग होने लगा। तिथियों के अंकन में दिन, वार, पक्ष, मास और संवत का उल्लेख पाया जाता है। तिथियों के अंकन में दिन, वार, पक्ष, मास और संवत का उल्लेख पाया जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक अभिलेख। तिथि क्रम से प्राचीन अभिलेख मिस्र की चित्रलिपि के माने जाते हैं। फिर प्राचीन इराक ने अभिलेखों का स्थान है, जो पहले अर्धचित्र, और पुनः इराक के अभिलेखों का स्थान है, जो पहले अर्धचित्रलिपि और पुनः कीलाक्षर में अंकित है। पहले क्या थे? अर्धचित्रलिपि में थे और पुनः कीलाक्षर के रूप में अंकित थे। सिंधु घाटी के अभिलेख इराकी अभिलेखों के प्रायः समकालीन हैं। इनके पश्चात क्रीट, यूनान और रोम के अभिलेखों की गणना की जाती है और ईरान के कीलाक्षर और आरमाई लिपि के लेख भी प्रसिद्ध हैं। चीन के चित्र एवं भाव लिपि के लेख बहुत प्राचीन काल से पाए जाते हैं। भारत में सिंधु घाटी की परवर्ती अभिलेखों का मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है।
फिर देखते हैं हम मौर्य पूर्व जो है किया जाता है, जो निम्नलिखित जो है चीन और चित्र के जो भाव लिपि है और उनका जो भारत में सिंधु घाटी की जो परवर्ती अभिलेख है वो कौन कौन से हैं वर्गीकरण में, तो देखते हैं। प्लीज डोंट डू दिस सने जी, प्लीज डोंट डू दिस, डोंट स्पैमिंग प्लीज एवरीवन, नो रिप्लाई। फिर है पहला मौर्य पूर्व, फिर है मौर्य, तीसरा है शुंग, चौथा है भारत भारती, फिर है शक, फिर है कुषाण, फिर है आंध्र सातवाहन, फिर आठवां है जो है वो गुप्त, नौवा है जो मध्यकालीन, इसमें विविध प्रादेशिक शैलियों का समावेश है, तथा 10वां है आधुनिक। भारतीय शैली के अभिलेख संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। भारतीय जो शैली में अभिलेख है वो संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। DSSB TGT संस्कृत के लिए भी करवाएं। कोमल मैम, ये सभी एग्जाम के रिलेटेड क्लास है डियर, तो आप सभी के लिए कर सकते हो प्रिपरेशंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो पर्टिकुलर अभिलेख के बारे में होंगी कि राजस्थान के जो प्रमुख अभिलेख है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में होंगी। ओके, डाउनलोड कैसे करें आप नोट्स, तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। ये हमारे पीजीटी टीजीटी की जो हमारी जो टाइमिंग है, जो टाइम टेबल है वो क्या है, तो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे करंट जीके की क्लास आपको लेनी है, मैथ की लेनी है, फिर जीके की लेनी है, फिर संस्कृत की लेनी है, सीडीपी की लेनी है, रीजनिंग की लेनी है। इतना पीजीटी टीजीटी के लिए लेना है। फिर ये सीटेट बैच है, जो मैथ लेना है आपको सीटेट बैच में, संस्कृत लेना है, सीडीपी लेना है, रीजनिंग लेना है। ओके, और फीडबैक आपको कहाँ पे करना है, कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, तो कोई भूल ना जाए, सभी को जो भी लास्ट तक ज्वाइन हुए हो वो सभी लोग फीडबैक पक्का दो अपना कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। अगर आपको मेरी चैनल से भी जुड़ना है, यूट्यूब चैनल से, तो भी आप वहाँ पे मैसेज करना, मैं आपको जोड़ दूंगी, ठीक है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन के लिए सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, वहाँ पे जाके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और कल मिलते हैं 1 PM को। ओके, और आपके जो भी डाउट्स है वो हम कल क्लियर करवा लेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो फटाफट से।